देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, जॉइनिंग यू फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान वाशिंगटन DC में। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले पाकिस्तानी सकाफत के एम्बेसडर्स का किरदार अदा करते नजर आते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के फंक्शंस हो या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर मनाए जाने वाले इवेंट्स, मुश्किल है कि पाकिस्तानी मौजूद हो और पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी ना हो। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान लगती है, करने में नहीं। अपने मुल्क में जहाँ अक्सरियत का कल्चर एक हो, वहाँ अपनी सकाफत से जुड़े रहना और उसे अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करना कोई मुश्किल नहीं। असल चैलेंज अपने मुल्क से बाहर अमेरिका जैसे मुआशरे में रहते हुए अपनी सकाफत को जिंदा रखना और उसकी नुमाइंदगी करना है। आज का शो कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों के नाम जो अमेरिका में पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी की खूबसूरत मिसाल है, जैसे कि अमेरिकी स्कूल्स में उर्दू सीखना और सिखाना हकीकत या ख्वाहिश है। एक मेला जो पिछले 29 सालों से पाकिस्तानियों को अमेरिका में पाकिस्तान सेलिब्रेट करने का मौका दे रहा है। वो पाकिस्तानी जिनके हाथ से पके खाने कायम रख रहे हैं रिश्ता पाकिस्तान से। ज़बान को किसी भी सकाफत में अहम तरीन मकाम हासिल है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन आज उर्दू ज़बान कई अमेरिकन स्कूल्स में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सिखाई जा रही है। ये सब कैसे और क्यों मुमकिन हुआ, जानिए मेरी इस रिपोर्ट के ज़रिए। Children are the living messages we send to a time we will not see। यानी बच्चे उन वक्तों के लिए हमारी जानिब से एक पैगाम है जिनको हम देख नहीं पाएंगे। किस कदर खूबसूरत बात कही है किसी ने बच्चों यानी हमारे फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीखते हैं? उर्दू या उर्दू? उर्दू। About Pakistan। आप जरा अपना हाथ नीचे रख सकते हैं? जो आपने इतनी कूल जो टोपियाँ पहनी हुई है, ये क्या है, इनके बारे में बताइए। कायदर आज़म के टोपी है। अच्छा। अगर आप कोई कुछ भी कहना चाहें पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान। And I wish you well। Please take care of animals or they will be extinct. Don't cut trees or we won't have oxygen. ऑक्सीजन नहीं है और आप सब मर जाएगी। Take care of Pakistan. Very nice you said। वैसे ये सारे बच्चे I think politicians ही बनेंगे या environmental activists। असू पंजू हार कबूतर डोले। मुस्तकबिल के कुछ ऐसे ही खूबसूरत चेहरों से मेरी मुलाकात हुई रियासत वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड में DC9 मेट्रोपॉलिटन उर्दू सेंटर उर्दू कैंप पे। So it all started about 5 years ago. ये सब कुछ तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुआ था। हमारा ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहता था। हमने जॉर्ज टाउन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से राब्ता किया और उन्हें कहा कि कोर्सेज लिखने के लिए हमारी मदद करें। ये मदद तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास किसी किस्म के फंड्स मौजूद नहीं थे। उस दौरान हमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्टार टॉक प्रोग्राम के बारे में पता चला, जिसके लिए हमने अपने प्रोग्राम का प्रपोजल बनाकर पेश किया और फिर जब उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी तो फिर ये सब शुरू हो गया। They approved us for a program and then this all began. Well, Star Talk was started in 2006. It was a presidential initiative. So the goal of Star जहाँ तक स्टार टॉक प्रोग्राम का ताल्लुक है तो इसकी इब्तिदा 2006 में हुई। ये अमरीकी सदर की हिदायत पर शुरू किया गया। स्टार टॉक के 3 अहदाफ हैं। सबसे पहला हदफ स्टूडेंट्स के लिए सीखने के मौके फराहम करना। दूसरा, असातिज़ा को अहम ज़बानें ज़्यादा मौसर तौर पर सिखाने के लिए तरबियत देना। और इसका तीसरा मकसद वसाइल मुहैया करना था। इस एक्सपीरियंस में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं उर्दू सीखता हूँ और इधर खाने पे भी बहुत मज़ा आता है। Of course, Pakistani food is the best। जी बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं और बहुत नए लोग मिलते हैं। I didn't think like मुझे सिर्फ 3 हफ्तों के कैंप से इतना ज़्यादा सीखने की तवक्को नहीं थी। ईमान, I understand कि ये आपका पहला साल है इस प्रोग्राम में।
ہاں جی. تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. میں نے بہت امپروو کیا, میری اردو میں بہت امپروو کیا, اور لکھنا اور پڑھنا. آپ نے لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھا اردو میں؟ ہاں جی. That's impressive. کلاس میں نارملی ہم سیکھتے ہیں پاکستانی شہروں کے بارے میں, پاکستانی جو تہوار ہیں, پاکستانی کھانے, مشہور جگہیں, مشہور لوگ. میری امی اور ابو جیسے ہمیں بتاتے تھے جیسے اسٹوریاں اور وہ سب جیسے پاکستان کے بارے میں جب وہ چھوٹے تھے. لیکن I didn't really know much about geography and the history of Pakistan until I came to this program. We have an amazing truck artist that joined us this year for the first time. We've been teaching. ہمارے ساتھ ایک بہت منفرد اور ماہر ٹرک آرٹسٹ ہے جو اس سال پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوا ہے. وہ تمام بچوں کو ٹرک آرٹ اور پاکستانی آرٹ سکھا رہا ہے. اصل میں یہ ہمارا ٹرک آرٹ ہے. ٹرک آرٹ اصل میں ایک گارڈن میں ایک مارکیٹ, کراچی میں ایک مارکیٹ ہے, گارڈن مارکیٹ. وہاں پہ ٹرک بنتے تھے کسی زمانے میں, تو فورنر کی بھرمار ہوتی تھی وہاں پہ. وہ لوگ آتے تھے روزانہ, کافی لوگ آتے تھے. انہوں نے جب ٹرکوں پہ پینٹنگ ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے اس کا نام ٹرک آرٹ رکھ دیا. اصل میں اس کو کہتے ہیں پھول پتی. آپ کا اس میں انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا؟ میرا فیملی کا یہی کام تھا. میرے ماموں بھی یہ کرتے تھے, ابو بھی یہ کرتے تھے. ابو کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا. میں تقریباً 7 سال کا تھا جب سے یہ میں کر رہا ہوں. پیدا ہی ہم لوگ ٹرک مارکیٹ کے اندر ہی گھر تھا ہمارا. پاکستانی کلچر میں ٹرک آرٹ کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ ہمارا کیونکہ ماحول ہندوستانی کلچر سے بہت ملتا جلتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پارٹیشن تو بعد میں ہوا ہے نا, تو لوگ وہی ہیں, پنجاب کے لوگ, سندھ کے لوگ وہی اسٹائل سے رہتے ہیں. لیکن واحد یہ آرٹ ہے جو بالکل مختلف ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو باہر جو خوبصورت ٹرک پینٹ ہوا ہے, میں نے دیکھا کہ ایک امریکن گاڑی ہے لیکن وہ پاکستانی ٹرک آرٹ میں پینٹ ہوا ہے. وہ کسی نے ڈونیٹ کیا ہے کہ آپ ٹرک پینٹ کریں. جو پینٹنگز آپ کرتے ہیں ان میں تھوڑے سے وہ میسیجز ہوتے ہیں, تو آپ کی کیا انسپریشن رہتی ہے؟ آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے پینٹنگز کے ذریعے؟ اصل میں کیونکہ ٹرک آرٹ واحد پاکستانی آرٹ ہے ہمارا, تو ہم تو محبت کا پیغام ہی دنیا میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہی کہ یہاں کے لوگ بھی دیکھیں کہ پاکستان کا آرٹ کتنا کلرفل ہے, وہاں کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں, کلرفل ہیں, یعنی کہ دل کے کتنے اچھے ہیں. جو ٹیررزم وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس لیے یہ پاکستان کا اور امریکہ کا جھنڈا بھی بنایا ہوا گاڑی پہ. تو مقصد یہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تعلقات بہتر ہوں اور عوام کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہوں. تو آرٹ کے ذریعے دوستی اور محبت کا پیغام. بیوٹیفلی ڈن. مجھے ہمیشہ ایسے بچوں سے اپنا ایک تعلق محسوس ہوتا ہے. ہم پاکستانی امریکنز امریکہ میں رہتے ضرور ہیں لیکن اپنی دھرتی ماں سے جڑے رہنے کی گہری خواہش بھی رکھتے ہیں. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی فیملیز کو اکثر بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں, وہ کوششیں جنہیں اکثر کریڈٹ نہیں دیا جاتا. امید ہے کہ اسٹار ٹاک اور DC9 میٹروپولٹن اردو سینٹر جیسے پروگرام سے پاکستانی فیملیز کو کم از کم اپنے بچوں کو اردو سیکھنے میں آسانی ضرور ملے گی. گوئنگ فارورڈ آپ اس پروگرام کے ساتھ کیا دیکھنا چاہیں گی؟ I would love to see. مجھے یہ بہت اچھا لگے گا اگر ہمارے کالجوں اور ہائی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے. اردو میں باقاعدہ تعلیم دیے جانے سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے یقیناً ہم فائدہ اٹھائیں گے. That would be amazing. How long do you think it is before Urdu is officially offered as a second language in high schools and colleges across America? یہ ہمارا ایک خواب اور ایک ویژن ہے. Thank you so much. I appreciate your time. It's very nice to be here. خدا حافظ کہانی پاکستانی. سب امریکن اسکولز میں اردو. آئی کینٹ ویٹ. ہو سکتا ہے میں بھی ایک دن وہاں آپ کو اردو سیکھتی ہوئی ملوں. کرسی سے اٹھیے گا مت. بریک کے بعد آ رہا ہے ایک خوبصورت میلہ پاکستان کی آزادی کا, وہ بھی امریکہ میں. See you after the break. امریکہ میں پاکستانیوں کی آبادی کتنی بڑی ہے, کتنی سوشلی ایکٹیو ہے اور اپنے پاکستانی روٹس اور امریکی گھر پہ کتنا فخر رکھتی ہے, یہ آپ ان سے مل کر ہی صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہم آپ کو لے کر گئے تھے واشنگٹن DC کے پاکستان آزادی میلے پر. آپ کے لیے ایک دفعہ پھر What is your experience living in America?
over here everybody respect each other, even though کہ پاکستان میں یہاں کا امیج بہت ڈفرینٹ دیا جاتا ہے, لیکن اب جب آپ یہاں پہ رہتے ہیں اسکول میں, باہر کمیونٹی میں, ایون سٹیز میں, آپ کو بہت عزت دی جاتی ہے, آپ کو بڑے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. حجاب لیتے ہیں, شلوار قمیض اپنی پہنتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ بڑے آرام سے, بڑے پیار سے جو کچھ آپ نے کرنا ہے باہر نکلتے ہیں, بہت فریلی آپ کرتے ہیں سب کچھ. اس خوبصورت ایونٹ پہ آل دا وے پاکستان میں ہمارے سب سے بڑے فنکار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. Do you know who that is? The one and only Ali Haider. پاکستانی. دیکھیں, جہاں پر بھی میں تو دنیا میں گیا ہوں, مجھے جو عزت, جو مقام مجھے ملا ہے وہ میرے ملک کی وجہ سے ملا ہے. اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے کچھ ایسا, ایک پورشن ایسا ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے باتیں سننے میں. لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں یہاں پہ کافی سال کے بعد آیا ہوں, کوئی 7-8 ایئرس کے بعد آیا ہوں میں ٹور کرنے کے لیے. تو یہاں میں نے دیکھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے محبت اور لگاؤ دیکھ کے اٹس اوور ویلمنگ, بہت اچھا لگتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے ملک سے پیار جذبہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو دیٹ فیلز ریئلی نائس. لاسٹلی کوئی پیغام ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ویورز کے لیے؟ میں پیار اور محبت, رسپیکٹ, اسی کی ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور آج بھی یہی کہوں گا کہ جہاں بھی رہیں, جس کے ساتھ بھی رہیں, کوئی بھی رنگ نسل ہو, سب کے ساتھ رسپیکٹ, ایوری ون. سارے اکٹھے ہیں, سب یہاں پہ میلے پہ لیے آئے ہیں, اور جو جذبہ جنون یہاں پہ ہے تو بالکل نہیں لگتا کہ ہم پاکستان سے دور ہیں. میں سوات سے ہوں. اور امریکہ میں کتنی دیر سے؟ میں 11 سال سے یہاں پر ہوں. اسلام آباد. آئی ایم فرام کشمیر, راولپنڈی سے. میں لاہور پاکستان سے ہوں. پنجاب سے, اور ہمارا علاقہ جو ہے تو اٹک ہے. اچھا, تو آپ امریکہ میں کتنی دیر سے ہیں؟ آلموسٹ لائک 28 ایئرس ہو گئے. آپ کو پاکستان ابھی بھی یاد آتا ہے نا؟ جی ہاں, بالکل یاد آتا ہے, کیونکہ میرا ملک ہے اپنا. پاکستان زندہ باد. تو آج کل آپ پاکستان میں ہے نا؟ جی میں پاکستان میں ہوں. میں یہاں شوز کرنے کے لیے آیا ہوں اس سمر. تو کیا کیا نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے؟ What can we expect from you next? Coke Studio is coming out. I just did Coke Studio, so I'm really looking forward to that. بہت excited ہوں for all of my fans, and for all of the people that are not my fans, hoping them to convert into my fans. So Coke Studio is coming out. That's a big thing for me. I always dreamed about it, and now to be on it, and ابھی 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ ریلیز ہوگا. So that's the big project right now. Very nice. اور اس پاکستان ڈے فیسٹیول پر آپ ہمارے پاکستانی ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں آتا ہوں. میں لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہوں کیونکہ میں شلوار قمیض نہیں پہنی ہوتی, بٹ اٹس سو نائس کہ آپ لوگ یہاں آ کے بھی یو اسٹل ریممبر یور کلچر. اور مطلب کتنے 10,000 لوگ بھی میں کہوں تو کم ہے, اور اتنے سب یونٹی اتنی ہے سب میں. تو آئی ریئلی لائک ٹو, کیونکہ نارملی جب لوگ میسج دے رہے ہوتے ہیں دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ پیپل, بٹ دے نیور تھینک دیم اینڈ دے نیور اپریشیٹ دیم فار واٹ دے ڈو. سو آئی جسٹ وانٹ دس ٹائم اپریشیٹ دیم کہ دے آر یونائٹیڈ اینڈ دے نو دیئر کلچر, اینڈ آئی لو اٹ. سو کیپ ڈوئنگ دیٹ.
Pakistan will never fall. I want everybody to jump with me. 1, 2, 3. Everybody now. Screaming like you just don't care. Screaming like you just don't care. Somebody tell us that we do it right. Whoa. We are the ones, baby, who do it all night. Así karne yo jana, así karne yo jana. Paame zamana, kendara dekho. Así karne yo jana. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तानी अमेरिकन्स एंड अमेरिकन अमेरिकन्स एक जगह में साथ इकट्ठे हुए पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए. Now that's beautiful. Is this thing on? क्या सकाफत का जिक्र रवायती पकवानों के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो सकता है? जवाब देखते हैं एक ब्रेक के बाद. ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या सकाफत का जिक्र रिवायती खानों के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं. अपने मुल्क से दूर अक्सर लोग एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो घर के खाने का जायका है. अमेरिका में जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं. लेकिन रेस्टोरेंट कितना ही अच्छा हो घर के खाने का जायका गारंटी नहीं कर सकता. यहाँ से थोड़ी ही दूर एक शहर शेंटिली में एक खातून अपने क्लाइंट्स को घर में बने पाकिस्तानी खानों के जायके एंजॉय करवा रही हैं. कैसे, ये जानने के लिए तैयार की है ये स्टोरी मदिया अनवर ने आपके लिए. पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी मिट्टी और रिवायात से अपना राब्ता किसी न किसी सूरत बरकरार रखने की कोशिश करते हैं. अपनी रिवायात से जुड़े रहने का एक जरिया पाकिस्तानी खाना भी है जो पाकिस्तानी सकाफत का एक लाज़मी जुज़्व समझा जाता है. हुमैरा और नदीम भी एक ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन कपल है जो अपने घर की छोटी बड़ी अक्सर तकरीबात में पाकिस्तानी सकाफत के इस मजेदार रंग को जरूर पेश करते हैं. खाना बहुत अच्छा है और खास तौर पर कबाब, they are the best. Everything is good actually. Everything is perfect and delicious food. बहुत अच्छा खाना है, सब बहुत अच्छा है, कबाब, चिकन एंड राइस. दोस्तों की दावत में पेश किए जाने वाले इस खाने के मजेदार होने का एक राज और भी है, और वो राज ये है कि ये खाना किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि घर में बनकर तैयार हुआ है. इस वक्त हम वर्जीनिया के इलाके एशबर्न में मौजूद हैं और एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से मिलने के लिए आए हैं जो गुज़िश्ता बहुत सालों से अपने घर से केटरिंग का बिजनेस बहुत कामयाबी से चला रही हैं. अरूसा आमिर 2001 में अपने खानदान के हमरा कराची से अमेरिका आकर आबाद हुई. अरूसा और उनके शौहर आमिर हुसैन को अमेरिका आकर अपने पैर जमाने में दीगर इमिग्रेंट फैमिलीज की तरह कुछ वक्त भी लगा. अरूसा कहती हैं कि अमेरिका आने के बाद पाकिस्तान जैसा माहौल तो दस्तयाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक डे केयर सेंटर में मुलाजमत भी की. पहले 1.5-2 साल तो मैंने जॉब नहीं की, घर में ही रही, लेकिन फिर ज़ाहिर बोर होने लगी थी. यहाँ पे तो सब इतने मसरूफ़ होते हैं, वो पाकिस्तान की तरह तो मोहल्लेदारी दोस्ती ये सब तो होती ही नहीं यहाँ पे. तो यही सोचा फिर कुछ जॉब करूँ, तो एक डे केयर में जॉब करी थी. तो तकरीबन वहाँ पे भी मैं 10 साल मैंने जॉब करी है, और साथ साथ ये कैटरिंग का भी शौक़ था, खाने पकाने का.
अरूसा के खानदान के दीगर कई अफराद भी वर्जीनिया में ही रिहाइश पजीर हैं और इन सब को अरूसा के हाथ के खाने बहुत पसंद थे। अपने खानदान के मशवरे पर ही अरूसा ने डे केयर की मुलाजमत के साथ साथ अपने घर से तजुर्बाती बुनियादों पर केटरिंग सर्विस का भी आगाज किया। कैटरिंग का ख्याल असल में मेरे एक बहनोई हैं, तो उन्होंने मुझे ये प्लान मतलब बताया कि अगर आप इस तरह खाना पका रही हैं, आपको शौक़ है और बहनों की दावत हो रही है उसमें बना रही हैं, तो आप क्यों नहीं अपना बिज़नेस के तौर पे ये कर रही हैं ताकि आपका बिज़नेस हो घर में बैठ के। तो इसीलिए लोगों ने पसंद किया खाना, तो फिर जहन में आया कि चलो इस तरह छोटे पैमाने पे खाना पका के कैटरिंग का स्टार्ट करते हैं। महदूद पैमाने पर शुरू किए जाने वाले केटरिंग बिजनेस का काम देखते ही देखते बढ़ने लगा। यूं अरूसा ने मुलाजमत छोड़कर अपनी तमाम तर तवज्जो केटरिंग की तरफ मरकूज कर दी। पहले तो छोटे से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करती रही। जैसे पहले 10 लोगों का किया, या फैमिली में जैसे माशाल्लाह हम लोग 30 मेंबर हैं यहाँ पे वर्जीनिया में, हम सब फैमिली वाले, तो उनका 30 लोगों का पकाया, फिर हिम्मत हुई 50 का करा। अब ये है कि 100 लोगों तक का आराम से पका लेती हूँ। 10-15 लोगों का पकाने में तो इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि रात में बैठ के वो जो सब्ज़ी बनानी है या कुछ काटना वुटना है तो वो एक दिन पहले मैं कर लेती थी और सुबह ही उठ के फिर पका लेते थे। और जो ज़रा बड़े ऑर्डर हैं जैसे 50, 60, 100 तक के, तो उनमें ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर ये कि सुबह 3 बजे या 4 बजे से उठ के मैं फिर लगती हूँ। अरूसा कहती हैं कि खाना पकाना उनकी दिल लगती मसरूफियत है और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी पसंद और बिजनेस को फैलाने के लिए पाकिस्तानी खानों के साथ साथ दीगर कई तरह के खाने पकाना भी सीखे। अरूसा ये भी कहती हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सब्र और तहम्मुल बहुत जरूरी है और कारोबार के आगाज के साथ ही नतीजे का इंतजार करना ठीक नहीं। शुरू में यही था कि लोगों को पता नहीं था, फैमिली में खा रहे हैं, फिर उनके दोस्तों ने खाया, ससुराल वालों ने खाया, एक दूसरे को बताया, तो तकरीबन टाइम लगा इस चीज़ को मशहूर होने में। अपनी साग बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मगर वर्जीनिया जैसी रियासत में जहां अब बहुत से पाकिस्तानी और देसी रेस्टोरेंट्स के साथ साथ केटरिंग करने वाले दीगर कई अफराद भी मौजूद हैं, अरूसा के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स की मौजूदगी में बिजनेस को बढ़ाना कैसे मुमकिन हुआ? होटलों से तो मेरे रेट कम है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो अपने होटलिंग के लिहाज से भी चार्जेस लगाते हैं। गोश्त तो हमें वही इसी हिसाब से मिलता है जो वो आम कस्टमर को वो लोग देते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी अब ख़वातीन हैं जो अब ये काम कर रही हैं, तो इस चीज़ का भी मैं मतलब जहन में रखती हूँ कि अपने रेट ऐसे रखूँ, क्वांटिटी क्वालिटी ऐसी रखूँ ताकि लोग मेरी तरफ भी मतलब आएँ। अरूसा को इस काम में अपने घर वालों की भरपूर मदद भी मिली और उनके शौहर और बच्चों ने अरूसा का भरपूर साथ दिया। ग्रोसरी वगैरह के लिए थोड़ा बहुत कभी किचन में हेल्प कर दिया, या ग्रोसरी लाना ले आना, और ये है कि डिलीवर करना होता है। बाद में कभी किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डिलीवर कर दें, तो वो मेरी हेल्प होती है। और बहुत से जो मेरे कुलीग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जॉब वगैरह पे मैं लेके जाता हूँ, तो वो लोग भी आज से 5 साल पहले लोग ऑफ़र करते थे कि तुम रेस्टोरेंट खोल लो या कोई हमें खाना बना के दे दो तो हम तुम्हें पे करेंगे, मगर मैं मना करता था उस वक्त। और अब ये खुद से इन्होंने शुरू किया है और अल्लाह का शुक्र है जो भी है। ऑर्डर की तैयारी के बाद अगला मरहला खाने को फॉइल की ट्रेस में पैक करने का होता है ताकि खाना देर तक गर्म रह सके और क्लाइंट्स को किसी किस्म की शिकायत न हो। खाने की पैकिंग में अरूसा के बच्चे उनकी मदद कराते हैं। मुख्तलिफ खानों को पैक करने के बाद खानों के नाम भी दर्ज किए जाते हैं। अरूसा के ज्यादातर क्लाइंट्स अपने खाने का ऑर्डर लेने के लिए मुकर्ररा वक्त पर अरूसा के घर पहुंच जाते हैं, जहां खाना उनकी गाड़ियों में मुंतकिल किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरूसा कहती हैं कि खवातीन चाहें तो घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। वो अपने हुनर को अपनी ताकत बना सकती हैं और उसके बल पर कामयाबियां भी समेट सकती हैं। एंड ये था हमारा आज का शो, द बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेइंग इन टच विद आवर कल्चर। जैसे आपने देखा, हम जहाँ भी रहते हो दिल तो है पाकिस्तानी। गाइस प्लीज मेक श्योर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, स्टे इन टच और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।